अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज के इस वीलॉग का आगाज करते हैं मोहतरमा बुशरा बेगम की जिक्र से। वो रिहा हो गई हैं और उसके बाद पिशावर चली गई हैं। पिशावर के वज़ीर आला हाउस के एक ख़ास हिस्से में, उसे एनेक्सी कह लें या एक पोर्शन कह दें, उसमें जनाब वो इस वक्त मौजूद हैं। और उनके बारे में जनाब जो इब्तदाई खबर आई वो ये थी कि उन्होंने जनाब वहाँ सियासी कमेटी का बाकायदा और कोर कमेटी का इजलास बुलाया है और उसकी जनाब सदारत की है। इस हवाले से तरदीद की जा रही कि नहीं की, लेकिन बात यह नहीं है। उन्होंने हो सकता है कि इस तरीके से डायरेक्ट सियासी मुदाखलत ना की हो, और वो कर उनका मिजाज भी नहीं है। वो 4 साल तक खातून अव्वल रही, उन्होंने कभी किसी को अपने घर नहीं बुलाया, दावत पर किसी के घर खाना खाने नहीं गई। मतलब इस हद तक वो जनाब मोहतात हैं। और दूसरा उनकी मिजाज जो है और उनकी जो कमिटमेंट है उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के हवाले से। अच्छा, इस हवाले से समी इब्राहिम साहब बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं जनाब कि आखिरी जो 20 दिन है वो 20 दिन के जिसमें जनाब इमरान खान साहब पर पाबंदियां थी, उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, उनकी दाढ़ी बढ़ गई, शेव नहीं करने दी गई, 5-5 दिन तक उनको सेल में रखा गया और उसमें टोटल अंधेरा रहता था, दिन और रात का पता नहीं चलता था और टाइम का वक्त का पता नहीं, और नमाजों का अंदाजा नहीं हो सकता था कि क्या है। तो इस सारी सूरत हाल में कहते हैं मोहतरमा बुशरा बीबी को भी खासे दबाव का सामना पड़ा। अच्छा, उसमें वो कहते हैं ये नहीं था कि दबाव के उनकी तलाशी ली जाती थी। मतलब मिसाल इस तरह तलाशी ली जाती थी कि कैमरा ऑन करके अपने जनाब जो बाल हैं वो दिखाएं कि उसके अंदर कोई माइक्रोफोन, कोई चिप नहीं लगी हुई, कोई जनाब रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं, कुछ और नहीं है। और खास तौर पर जब वो अदालत जाती और अदालत से वापस जाती थी तो उस वक्त खास तौर पर ये मैयर से लिए जाते थे। उनके जनाब जाए नमाज की मुसल्ले की तलाशी, उनको स्कैन किया जाता था, उनके बालों को स्कैन किया जाता था। मतलब ये वो थी जो तकलीफ दे बातें होती हैं किसी भी इस तरह की खातून के हवाले से। लेकिन वो कहती है मुझे इनसे तकलीफ नहीं हुई, मुझे खास तौर पर जो तकलीफ हुई वो आखिरी 20 दिन में मेरे पास इतलात आती थी कि इमरान खान का बुरा हाल है, इमरान खान तो बस मरने वाला है, उसके तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उस पर तो बड़ा जुल्म हो रहा है, उसकी तो हालत बहुत खराब है। कहते जब ये सूरत हाल होती थी तो ये मेरी बर्दाश्त से बाहर होती थी। उस वक्त मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैं उस वक्त बस मुसल्ले पे सजदे में गिर जाती थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला तूने इम्तिहान में डाला है, तू ही जनाब इस इम्तिहान से निकालने वाला है, हम कमज़ोर लोग हैं। तो वो मकसद उनका क्या था कि ये प्रेशर में आए और ये कहें जी ठीक है बस मैं हार गई और ठीक है मेरा मियाँ नहीं भी मान रहा तो मैं जनाब आपकी डील कराने के लिए तैयार हूँ इस वजह से। लेकिन बहरहाल वो कहती है अल्लाह ताला ने मुझे साबित कदम रखा और मेरी अल्लाह ताला ने हिफाजत की। इस हवाले से अब वो चूंकि रिहा हो गई हैं, अब उन्होंने गुफ्तगू करना भी शुरू कर दी है। वो मोहतरमा बुशरा बीबी कहती हैं कि हकीकी खुशी सिर्फ और सिर्फ बानी चेयरमैन इमरान खान और उनके सैकड़ों पाबंदे सलासल साथियों की नाहक कैद से रिहाई में ही पोशीदा है। जब तक इमरान खान साहब नाहक कैद में है, हम में से किसी फर्द की इनफरादी खुशी कोई मायनी या मफहूम नहीं रखती। मतलब इस वक्त भी वो बिल्कुल कमिटेड हैं जनाब। उनका ये कहना कि जनाब उन्होंने सियासी कमेटी का इजलास की सदारत की, ये बात दुरुस्त नहीं, लेकिन उनका वहां बैठना बजाते खुद एक प्रेशर है जनाब जो वहां के ओहदेदार हैं वहां की हुकूमत के लिए कि वो निगोशिएट करे, मामलात को आगे बढ़ाए। जो उनकी टीम जो है खासतौर पर लीगल टीम है उनके हवाले से उन पर कि किसी किस्म की जनाब कोई कोताही ना हो, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि काफी सारी कोताहियां हुई। उनमें से जनाब एक अभी फैसल चौधरी और जनाब सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के दरमियान ये जो इख्तलाफात हैं वो भी यही है कि फैसल चौधरी का ये कहना था कि आप हमें पहले जनाब इस हवाले से रिट पिटीशन दायर करनी चाहिए थी कि उनको सहूलतें दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। हालांकि एक पहले भी इसी हवाले से रिट पिटीशन दायर कर दी गई थी, लेकिन अब बहरहाल इमरान खान की बहनें हैं, उन्होंने तो आवाज़ उठानी है, वो भी बाहर हैं और बुशरा भी हैं। लिहाजा अब उनकी जुद्दोजहद एक नए फेज में, एक नए मरहले में दाखिल होगी। बात करते हैं जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब जनाब लंदन पहुंचे हैं और इस अंदाज में पहुंचे हैं कि जिसे जिल्लत कहते हैं, ये सूरत हाल थी। वहां जो अगरचे नून लीग के लोग भी आए हुए थे, लेकिन पीटीआई के लोग वहां ज्यादा थे और वहां की जो फुटेजेस आ रही हैं वो हैरान कुन है। यानी पुलिस वहां ज्यादा थी, उस जनाब पीटीआई के लोग ज्यादा थे, उनके घर के बाहर थे। और वो मैं कह चुका हूं कि वो झंडा जिसे पंजाब में सामने लहराने की इजाजत नहीं है
और इस तरह दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती जितना एक पीटीआई का झंडा लहराने वाले के खिलाफ किसी दूर दराज शहर में भी, गांव गली में भी जनाब हो जाए, उस पर भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि वहां ये पीटीआई का झंडा, इमरान खान का झंडा नवाज शरीफ के मुंह में नहीं घुसेड़ा गया, वरना सब कुछ किया गया उनकी गाड़ी के सामने। और जो नारे लगे वो भी जनाब चोर चोर के। और एक मरतबा फिर जनाब एमन फील्ड की गलियों में जनाब रौनकें शुरू हो गई, पुलिस के लिए भी अजाब बन गया है। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ अमरीयत है, यहाँ ये डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ लोगों को आज़ादी है। फिर आज़ादी की एक लिमिट है, उस लिमिट को ना तो छीना जा सकता है और ना उस लिमिट को क्रॉस किया जाता है। पाकिस्तान में अगर ऐसा एहतजाज हुआ होता तो अब तक कहते जनाब ये रियासत पर हमला है, ये तो फौज पर हमला है, ये तो कातलाना हमला है, ये जमहूरियत पर हमला है, पता नहीं क्या क्या मुकदमात बन चुके होते। लेकिन ये बरतानवी हुकूमत है कि वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्या है मनाजर, एक आध जरा शॉट देखें कि किस किस्म की बात, वहां किस किस्म का एहतजाज किया जा रहा है। बात करते हैं जनाब, एक 27वीं आईनी तरमीम की काबशें भी अब शुरू हो गई हैं। पहले जो थी वो 26वीं आईनी तरमीम थी, वो पास हो गई। और अब जनाब अगली नेक्स्ट गहमा गहमी, यानी ये जो आगे कल आज से आने वाला जो सोमवार है, इससे जनाब एक नई सूरत हाल पैदा होगी। मुलाकातें गुज़श्ता रोज जनाब वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो ने मुलाकातें की और उसमें 27वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। दर हकीकत बिलावल भुट्टो को उस निशान के सुर्ख बत्ती के पीछे लगाया गया, ट्रक की बत्ती के पीछे, कि जब तक तुम आईनी ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं और इसी वाले से चीज़ों को आप क्लियर नहीं करते, उस वक्त तक तुम्हें वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने वादा किया है कि 27वीं आईनी तरमीम ला रहे हैं। नई आईनी तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के हवाले से बात हो गई है। हम चाहते हैं मखसूस इलाकों में मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए। ये राना सना, अब इसकी क्या शक्ल, क्या हैयत, बुनियादी तौर पर ये मिलिट्री कोर्ट्स जो है इमरान खान को डराने के लिए एक हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये जितना लोग आगे बढ़ेंगे इनकी अपनी लिमिट कम होती जाएगी। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये आगे बढ़ें, जितना आगे बढ़ सकते हैं ये बढ़ें, लेकिन जितना आगे जाएंगे इनकी अपनी लिमिट कम होगी और इनकी अपनी हुकूमत के इम्कानात जो है वो खत्म होते जाएंगे। कामरान मुर्तज़ा JUI के जनाब रहनुमा और उनके जनाब वकील कहते हैं, हमें कहा गया था कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। मुलाकातों में जनाब रिपीटेडली ये बात होती रही, बार बार बात होती रही कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। हम वही समझ रहे थे क्योंकि सीनियरिटी की बात थी, बाकी तो तमाम जजेस हमारे लिए मोहतरम हैं। अब क्या मौलाना फजल रहमान के साथ अगर ये धोखा हुआ है तो क्या वो इस पर एहतजाज करेंगे? नहीं, हकीकत ये है कि मौलाना फजल रहमान उन्हीं के ही प्यादे हैं, उन्हीं के जनाब सफ में शामिल बंदे हैं। हाँ, अलबत्ता एक मरतबा फिर वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो जनाब अपोजिशन में रहेंगे, मतलब उनको अपोजिशन पर डाका डालने के लिए फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। दर हकीकत ये सबसे बड़े फैसिलिटेटर, मतलब आमरीयत के अगर कोई सबसे बड़े सहूलतकार हो सकते हैं तो वो मौलाना फजल रहमान और JUI हो सकती हैं, कुछ और नहीं। कुछ एहतजाज जो होना था जनाब इतवार को, और मेरे पास अब तक जो इतलात हैं अच्छा खासा बड़ा एहतजाज हुआ है। अगरचे वहां जनाब आलमगीर खान जो फॉर्म 45 के तहत तो MNA हैं, लेकिन वैसे उनको हरा दिया गया था, तो उनको जनाब टारगेट किया गया और ख़ासतौर पर उनको गिरफ्तार किया गया और आखिरी वक्त तक वो गिरफ्तार थे। लेकिन इस तमाम डर, खौफ और इसके बावजूद लोग इकट्ठे हुए प्रेस क्लब कराची के सामने और ख़ासा बड़ा एहतजाज किया। बड़ा एहतजाज जिसे कह सकते हैं वो हुआ है।
तो इस पर जनाब वही पकड़ धक्कड़, बिलावल साहब को जमहूरियत भी, जब इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल होते हैं तो जमहूरियत भी याद नहीं आती। लेकिन 12 एहतजाज हुआ, क्या मनाजर थे जरा मुलाहिजा फरमाएं। गाड़ी में चढ़ जाओ। मैं बात करना चाहता हूं जनाब, ये जो संज्ञानी वाकया हुआ था जिसमें कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की जा रही थी, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही शर्मनाक वाकया है। मैं कहता हूं कि ये दो सूबों को लड़ाने और उनके दरमियान नफरतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप देखें, ये शख्स कोई आम नहीं है, ये जो गुफ्तगू कर रहा है ये वहां का MPA है, मलिक लियाकत इसका नाम है। पहले जरा सुने क्या कह रहे हैं। सोचे ना कि अगर 7 जन्म भी होते ना, 7 मर्तबा इंसान मरते फिर जिंदा होते, 7 जन्म भी होते तो इंशाअल्लाह हम खान के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। जी जनाब, मैं फिर कह रहा था कि ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि MPA है। MPA को तुम इस तरीके से जलील ख्वार करोगे पंजाब में आकर, और फिर वहां के जो पुलिस वाले हैं, मतलब उनकी भी यही सूरत हाल है, उनको भी तुमने, तो इससे क्या कोई अच्छा पैगाम जाएगा। वहां जनाब आग लग गई और 24 घंटे हो गए, आग पिशावर की नहीं बुझ रही। वहां आर्मी भी जनाब मदद में कर रही है, लेकिन वजह क्या है कि उनके पास जो फायर टेंडर से आग बुझाने वाली गाड़ियां थी वो इस वक्त भी पंजाब ने अपने पास रखी हुई, और अब उन पर 82 या 87 लोग हैं, उन पर बाकायदा दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करके मजीद 2 रोज का रिमांड ले लिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। वहां जो कैदी, जो बुनियादी तौर पर जो कैदी थे वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुलाजमीन थे, उनकी क्या हालत है, वो क्या कह रहे हैं जरा सुने। आप लोग डबल 1 डबल 2 वाले हैं? कितने हैं? हाँ, आप KPK पुलिस से हैं? यूनिफॉर्म में ही हैं? यूनिफॉर्म में अरेस्ट हैं? दुआ करो अभी यार। तो पुलिस वाले कितने लोग हैं? KP पुलिस वाले कितने लोग हैं? हम लोग 24। और डबल 1 डबल 2 वाले कितने लोग हैं? 42 है। तो कल इन्होंने क्या किया आप लोगों के साथ? कल कल हमें कुछ पता नहीं चला, बस शुरू हो गई। सर जी हेलो, चले हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपको डिस्चार्ज करवाने की। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के हवाले से जनाब बातें हो रही हैं। आमिर मतीन साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने उनकी जो था जी उनके बारे में कॉन्सेप्ट के बड़े दिलेर हैं, उसका भी कच्चा छट्टा खोल दिया है। आमिर मतीन साहब कहते हैं फाइज ईसा की मिरास ये भी है कि उनके दिलेर और उनके दावे उस दिन वाजे हो गए थे जब चंद 100 मौलवियों के शोर पर उनकी शलवार गीली हो गई थी और ये तरले करते नजर आए कि मुझे माफ फरमाइएगा, मैं गलती का पुतला हूं और बतलाएं मैं दुरुस्तगी करूं। और फिर उन्होंने बुलाकर बाकायदा दुरुस्तगी भी कर दी थी। शायद उनको ये अंदाजा था कि उनको आइंदा 3 साल के लिए फिर एक्सटेंशन मिलेगी या फिर कम से कम वो जो आईनी अदालत होगी उसके सरबराह बनेंगे, लेकिन ये ख्वाब भी पूरा नहीं हो सका और उन्हें जाना पड़ा है, और जिसे कहते हैं ना जिल्लत आमेज अंदाज में जाना पड़ा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई और ऐसा जनाब शख्स नहीं है, खास तौर पर चीफ जस्टिस, जिसकी इस कदर तज़ीक की गई हो, इस कदर उसको रुसवा करके हो के जाना पड़ा हो। शाहीन सबाई साहब जनाब हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, पेशावर से उनका ताल्लुक था, जंग ग्रुप से रहे, इस वक्त 80-85 साल उनकी उम्र है, अमेरिका में मुकीम है। वो इस पर गुफ्तगू करते रहते हैं। वो कहते हैं कि क्या मुल्क के चंद बड़े ओहदे से रिटायर होने वालों पर पाबंदी होनी चाहिए कि वो कम से कम 2 साल मुल्क से बाहर ना जा सकें, क्योंकि इन लोगों के पास मुल्क के बेशुमार राज और पॉलिसी फैसले और तफसील होती है। इन ओहदों में कौन कौन शामिल है?
मेरे ख्याल में, यानी शाहीन सबाई साहब कहते हैं, मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान है, उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ है, तीनों चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स के जो चीफ हैं। और वो कहते हैं जनाब इसमें चीफ होने चाहिए IB के, जो हमारी एजेंसी हैं, MI के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के, इंटेलिजेंस ब्यूरो के, और ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, मतलब इनके जो चीफ होने चाहिए उनको भी रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक पाकिस्तान से बाहर जाने की इस तरीके से इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जनाब उनमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी एक बड़ा होता है, उनको भी इस तरह नहीं जाना चाहिए जिस तरह जनाब काजी साहब एक दिन आए और अगले दिन भागे। मतलब उन्हें इतनी शर्म नहीं आई काजी साहब को कि वो अपने जो आने वाले उनके बाद चीफ जस्टिस हैं उनकी तकरीब हलफबरदारी में भी आ जाए। शायद उनको वहाँ भी एहसास था कि वहाँ भी लानत की आवाज़ें आ सकती हैं, उनको फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जनाब उनके फुल कोर्ट रेफरेंस में आमिर मतीन ने, ख़ासतौर पर असद अली तूर ने और मतीउल्लाह जान ने जो उनकी जनाब वो वाली की है, वो उनके साथ वहाँ भी हो सकती थी। बहरहाल इस वजह से वो नहीं आए और जनाब वहाँ से भाग गए। लेकिन ये कह रहे हैं जनाब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर भी कि वो 2 साल तो कम से कम अपने मुल्क में रहे, उसने इतना सबसे बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ओहदा है उसको एंजॉय किया है। अब उसकी कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए ना कि आगे वो बेचे नहीं पाकिस्तान को। कम से कम 2 साल तो पाबंदी होनी चाहिए कि वो मुल्क से बाहर ना जाए। उसमें जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वजीर आजम है और वज़रा आला है। लेकिन हमारे यहाँ तो आपको पता है वजीर आजम हो या वज़रा यहाँ हुकूमत करने के लिए आते हैं, जो ही हुकूमत ख़त्म होती है तो वो जनाब अपने देश में बरतानिया, दुबई और अमेरिका में चले जाते हैं, यहाँ वो रहते बहुत ज़्यादा कम है। मेरे पास जनाब खबर है कि रमीज़ राजा के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। कार्रवाई ये की जा रही है कि उन्होंने ये जो दूसरा क्रिकेट टेस्ट हुआ था उसमें जनाब शान मसूद साहब जो हमारे जनाब कैप्टन हैं उनसे सवाल किए थे। और सवाल क्या, सख्त सवाल क्या किया था, उन्होंने कहा जी मुसलसल 6 आपको डिफीट्स हुई, मुसलसल 6 शिकस्तें हुई, ये कैसे हो गए, उसकी वजूहात क्या थी, ये सवाल था। उनके ख्याल में ये बड़ा सख्त सवाल है, ये तंज किया गया है। उसके जवाब में उन्होंने कहा जी नहीं, कौम को ज़रूरत थी, चूँकि हमें ज़रूरत थी, टीम को ज़रूरत थी, हमें जनाब फतह मिल गई है। तो अब जनाब क्या है कि उनका जनाब जो कमेंट्री का उनके लिए मुआहदे करने के लिए जनाब बेचैन है। एक यानी आप लोग अगर 10 रुपये देते हो, आप लोग फर्ज करो 1000 देते हो तो वहाँ लाखों रुपए उसे मिलेंगे, आप लाखों देते हो तो वहाँ करोड़ों रुपए उसे मिलेंगे, उसका कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी वजह यह नहीं है कि उसने एक सख्त सवाल किया है। असल में तुम्हारे जहन में वो खटक रहा है कि उसने इमरान खान के हवाले से एक जुमला कह दिया था कि तुम कुछ भी कर लो, जोर लगा लो, इमरान खान को तुम हरा नहीं सकते। मैं 1992 के वर्ल्ड कप में उसको आजमा चुका हूँ। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि जनाब तुम उसे शिकस्त दे सको। क्या कहा था रमीज राजा ने, जरा सुने। क्या आप इमरान खान को बीट नहीं कर सकते? मैं लिख के देने को तैयार। बहुत अच्छे लगते हैं वो। नहीं, अच्छा लगना नहीं है, मुझे खौफ आता है। You have faith in हाँ, मुझे खौफ आता है जो उनको क्रिटिसाइज करते हैं ना, क्योंकि हमने करके देख लिया, क्रिकेट में करके देख लिया। और 92 वर्ल्ड कप से ज्यादा एग्जाम्पल किसी के है नहीं, क्योंकि हम हार रहे थे, एक इंसान कह रहा था कि हम जीतेंगे क्योंकि मेरा हॉस्पिटल बनना है। फिर हम आते थे कि कोई बात नहीं है, हम जीतेंगे, फिक्र ही ना करो, जीतेंगे। जैसे कि अभी पॉलिटिकल टोन है उनकी कि फिक्र ही ना करो, पाकिस्तान में ठीक करके दूंगा। एंड में फिर हमने सोचा कि आई थिंक आई बिलीव दैट वो हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये जितनी पॉलिटिकल आप जो मर्जी एनालिसिस कर लें कि पाकिस्तान इस वक्त महंगाई है जी, ये चीखें निकल गई, फलाना हो गया, मेरे आप वर्ड्स मार्क कर लें, और ये प्रोफेसी है एक तरह से। He will succeed. He is bound to succeed. आप जो मर्जी कर लें इस इंसान का, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये आपको 1000 में से 1000 दफा गलत प्रूव करेगा, जस्ट बिकॉज एक तो नीयत का साफ है और दूसरा हार्ड वर्किंग है एंड बला की इंटेलिजेंस है इनमें। जी जनाब, तो ये जनाब असल जख्म है हुकूमत को, ये असल जनाब वो जो मसला है रमीज राजा से, और वरना कोई मसला नहीं है। उनकी चूंकि एक अटल किस्म की और बिल्कुल जिसे कहते हैं प्रिसाइज किस्म की राय है इमरान खान के बारे में, वो अच्छी नहीं लग रही, इस वजह से कार्रवाई की जा रही है। वरना वो बेहतरीन कमेंटेटर, बेहतरीन शख्स है। और दूसरा ये भी है कि उसको जनाब जो क्रिकेट बोर्ड था उसके चेयरमैन चूंकि रमीज राजा था, वहां से हटाकर मोहसिन नकवी साहब को लाया गया था, तो उन्हें यह भी खतरा हो सकता है कि अगर ये इस तरीके से रहा तो ये फिर दोबारा भी आ सकता है, जेलसी भी हो सकती है। बहरहाल देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।